प्रतिहार वंश का एक पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने मंडोर का प्रतिहार वंश पढ़ा था। अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम भीनमाल का गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो भीनमाल के प्रतिहार वंश से ही आते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी भीनमाल का गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, भीनमाल का गुर्जर प्रतिहार वंश। इसमें पहला शासक कौन था? तो नागभट्ट। मैंने आपको एक कल जो क्लास ली थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी, जिसमें इधर मंडोर के प्रतिहार शासक थे और इस साइड में भीनमाल के प्रतिहार शासक थे। तो प्रतिहार शासकों की मैंने आपको पूरी लिस्ट बनवा दी थी। ठीक है, अब भीनमाल में जो जो प्रतिहार शासक है उनके बारे में हमको पढ़ना है, मेन बातें ध्यान रखनी है। नागभट्ट फर्स्ट जो है सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से हमको कवर करना है। तो नागभट्ट फर्स्ट के अगर शासनकाल की बात करें तो 730 से 56 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला प्रतापी या शक्तिशाली शासक कौन है? तो वो भी हमारे नागभट्ट प्रथम ही है। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम के बारे में क्या क्या मेन लाइनें हो जाएगी। तो पहली बात ये हो जाएगी कि भीनमाल के प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, दूसरी बात ये हो जाएगी कि प्रतिहार वंश का यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला प्रतापी शासक। ठीक है, अगर इसकी राजधानियों की बात की जाए कि नागभट्ट फर्स्ट की राजधानियां क्या थी, तो देखो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी मंडोर। मंडोर से ही अपनी राजधानी ले गया मेड़ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन है? तो वो नागभट्ट है। ठीक है, नागभट्ट फर्स्ट है। तो मेड़ता। तीसरी इसकी राजधानी जो रही वो बनी भीनमाल। ठीक है, और फोर्थ जो इसकी राजधानी थी वो थी उज्जैन। उज्जैन पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक तो वो भी नागभट्ट फर्स्ट ही है। भीनमाल इसने चावड़ों से जीता था, चावड़ों से जीता। ठीक है, जो इसके नोट्स हैं, विस्तृत नोट्स हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ओपन करके आप उस नोट्स को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको हायर रेजुलेशन पे देखेंगे तब तो ये आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जब इसको 144 या 240 पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ धुंधला सा दिखाई देगा। तो उसके लिए मैंने लिंक दे दिया है, लिंक के अंदर आप आराम से उसको ओपन करके जो भी नोट्स हैं उसको टॉपिक वाइज आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानियों की बात करें तो मंडोर हो गई, मेड़ता हो गई, भीनमाल हो गई और उज्जैन हो गई। ठीक है, अब इसकी उपाधियों की बात कर लेते हैं कि नागभट्ट फर्स्ट की उपाधियां क्या थी। तो इसकी फर्स्ट उपाधि हो जाएगी क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण। दूसरी राम का प्रतिहार, राम का प्रतिहार। थर्ड इसकी उपाधि आपको ध्यान रखनी है मल्लेच्छों का नाशक, मल्लेच्छों का नाशक। देखो जो वैदिक सभ्यता को नहीं मानता था यानी कि भारत के बाहर का होता था उसे मलेच्छ कहा जाता था, तो मलेच्छों का नाशक। फोर्थ नंबर हो जाएगा इंद्र के गर्व का नाशक या घमंड का नाशक, एक ही बात है। ठीक है, फिफ्थ नंबर हो जाएगा नारायण की
मूर्ति का प्रतीक। ठीक है, 6th नंबर हो जाएगा इसमें नागावलोक। नागावलोक, ठीक है। और 7 नंबर इसमें हो जाएगा मेघनाद के युद्ध का अवरोधक। मेघनाद के युद्ध का अवरोधक। ठीक है, अब देखिए ये जो जितने भी राजपूत शासक जो बाद में आए, वंश आए राजपूतों के, जैसे चौहान, परमार, चालुक्य, ये सब जो भी राजपूत शासक हुआ करते थे, ये सब नागभट्ट फर्स्ट के दरबार के अंदर सामंत का काम किया करते थे। ठीक है, तो अगली लाइन में ये लिख लो कि चौहान, परमार, चालुक्य, ठीक है, गुहिल, राठौड़, नागभट्ट फर्स्ट के दरबार में सामंत थे। ठीक है, नागभट्ट फर्स्ट के दरबार में जितने भी थे ये सब सामंत थे, इसीलिए देखो इसको राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ वंश कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि नागभट्ट फर्स्ट की हमें जानकारी और कहां कहां से मिलती है। तो नागभट्ट फर्स्ट की हमें जानकारी हंसाभिलेख से मिलती है। हंसाभिलेख में यह बताया गया है कि नागभट्ट फर्स्ट ने भरूच या भरोच को जीता था। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति में भी नागभट्ट फर्स्ट का जिक्र दिया गया है। तो ग्वालियर प्रशस्ति जो मिहिर भोज के समय की है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक सज्जन ताम्रपत्र है, ठीक है, अमोघ वर्ष के समय का है, तो सज्जन ताम्रपत्र के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो अगली हेडिंग हमें लगानी है नागभट्ट फर्स्ट के जानकारी स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग हमें लगानी है वो हेडिंग लगानी है नागभट्ट फर्स्ट की जानकारी के स्रोत। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट पे है हंसाभिलेख। हंसाभिलेख, हंसाभिलेख में क्या बताया गया है? तो हंसाभिलेख में ये कहा गया है कि नागभट्ट फर्स्ट ने भरूच या भड़ोच, गुजरात में पड़ता है, वो जीता। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि नागभट्ट फर्स्ट ने भरूच या भड़ोच को जीता। ठीक है, सेकंड नंबर आपको ध्यान रखना है ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख जो है वो मिहिर भोज के समय का है। मिहिर भोज आगे हम पढ़ेंगे, इसी में गुर्जर प्रतिहार में आएगा मिहिर भोज के समय। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को नारायण कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक को नारायण कहा गया है? तो नागभट्ट फर्स्ट को। नारायण का मतलब हो गया मलेच्छों का नाश करने वाला, मलेच्छों का नाशक। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है? तो ग्वालियर प्रशस्ति में यह बताया गया है कि 739 ईस्वी में, देखो 739 ईस्वी में बप्पा रावल जो था वो मेवाड़ का गुहिलोत वंश का आदि पुरुष माना गया है। तो बप्पा रावल के साथ में मिलकर नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को हराया था। ठीक है, तो 739 ईस्वी में नागभट्ट फर्स्ट ने बप्पा रावल
ये गुहिलोत वंश में आएगा जब हम मेवाड़ का वंश पढ़ेंगे। बप्पा रावल के साथ मिलकर अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया। अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया। ठीक है। थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो सज्जन ताम्रपत्र की बात करेंगे। सज्जन ताम्रपत्र जो है वो अमोघ वर्ष के समय का है, और सज्जन ताम्रपत्र में यह बताया गया है कि नागभट्ट प्रथम जो था वो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से पराजित हो गया। अब ये बात कैसे पता चली? तो देखो, दंती दुर्ग ने उज्जैन के अंदर एक हिरण्य गर्भ यज्ञ का आयोजन किया। हिरण्य गर्भ यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ के अंदर इसको नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल नियुक्त किया। अब भाई किसी को द्वारपाल क्यों बनाएंगे? संभवतः नागभट्ट युद्ध में हारा होगा, इसीलिए द्वारपाल बना होगा। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका ऐसा कहना है कि नागभट्ट ने दंती दुर्ग को हराया, क्योंकि दंती दुर्ग ने अपनी पुत्री भूमिका देवी का विवाह नागभट्ट के भतीजे कक्कुक के साथ में किया था। ठीक है। तो थर्ड नंबर अगर हम बात करें, इसको इरेज करके पर लिखा जाएगा। टॉपिक ये चल रहा है नागभट्ट फर्स्ट की जानकारी के स्रोत, इसमें 2 हो गए हैं। थर्ड नंबर आपको ध्यान रखना है सज्जन ताम्रपत्र। सज्जन ताम्रपत्र। सज्जन ताम्रपत्र किसके समय का है? तो अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष के समय का। ये सब देखो इंडियन हिस्ट्री में जाएंगे ये, ठीक है, इसलिए यहां इनका जिक्र नहीं करूंगा। अगर यहां इनका जिक्र करने लग गया तो क्लास 1.5-2 घंटे की चली जाएगी। ऐसे ही आप लोगों को डीपली करवाया जा रहा है तो काफी लंबी लंबी क्लासेस चलेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तभी आएंगे, ऊपर ऊपर से करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आपका पूरा सिलेबस हो जाए, आपको एक एक चीज मिल जाए, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो साथ में बने रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। सज्जन ताम्रपत्र अमोघ वर्ष के समय का। इसके अनुसार राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भ यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है, हिरण्य गर्भ यज्ञ का आयोजन किया तथा नागभट्ट फर्स्ट को इसमें द्वारपाल नियुक्त किया, चौकीदार बना दिया। द्वारपाल नियुक्त किया। ठीक है, संभवतः नागभट्ट पराजित हुआ होगा भाई, तभी उसको द्वारपाल बनाया, नहीं तो मुख्य अतिथि बनाते ना। तो संभवतः नागभट्ट फर्स्ट दंती दुर्ग से पराजित हुआ होगा। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है वो इस बात से मत नहीं रखते हैं। उन इतिहासकारों का मानना है कि पराजित नागभट्ट नहीं हुआ है, पराजित दंती दुर्ग हुआ है, क्योंकि दंती दुर्ग ने अपनी पुत्री भूमिका देवी का विवाह नागभट्ट के भतीजे कक्कुक के साथ में किया था। ठीक है, तो यहीं पर मैं नोट लगा के लिख देता हूं, नोट। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नागभट्ट फर्स्ट ने दंती दुर्ग को पराजित किया। दंती दुर्ग को पराजित किया। दंती दुर्ग ने अपनी पुत्री भूमिका देवी
अपनी पुत्री भूमिका देवी का विवाह नागभट्ट के भतीजे कक्कुक से किया। अगला जो शासक है कक्कुक ही है, कक्कुक से किया। ठीक है, अब भाई हार गया, उससे अपनी बेटी कौन ब्याएगा? तो इसलिए क्या है कि इतिहासकारों का ऐसा मानना कि हो सकता है कि दंती दुर्ग पराजित हुआ हो। ठीक है, तो इस बात के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैंने आपको दोनों बातें लिखा दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादातर इसी में पूछा जाता है कि नागभट्ट फर्स्ट को किस शासक ने द्वारपाल नियुक्त किया था। ठीक है, अगले शासक के बारे में बात की जाए तो नागभट्ट के बाद में जो सेकंड इंपोर्टेंट शासक आता है भीनमाल शाखा का, वो आता है कक्कुक। कक्कुक के बारे में बस 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ये नागभट्ट का भतीजा था, घटियाला में 3 शिलालेख डलवाए। तो नंबर 2 पे हो गया कक्कुक। कालक्रम थोड़ा सा इसका विवादित है, इसलिए इसको मैं लिख नहीं रहा। कक्कुक कौन था? तो नागभट्ट फर्स्ट का भतीजा था, नागभट्ट प्रथम का भतीजा था। ठीक है, इसका एक अन्य नाम कक्कुस्त भी मिलता है, कक्कुस्त। अन्य नाम क्या मिलता है? कक्कुस्त भी मिलता है। ठीक है, अब इसने घटियाला में 3 शिलालेख डलवाए। इसने घटियाला में 3 शिलालेख, घटियाला गांव जोधपुर, 3 शिलालेख डलवाए या लिखवाए, जो भी आप समझ लो। ठीक है, इसने मंडोर में राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना जय स्तंभ या विष्णु स्तंभ स्थापित करवाया। ठीक है, तो राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना जय स्तंभ या विष्णु स्तंभ स्थापित करवाया। अब आप पूछोगे ये सर पहला कौन सा था, ये दूसरा था, तो ठीक है, मैं राजस्थान के आपको 5 जय स्तंभ या विष्णु स्तंभ जो भी हैं वो सब आपको लिखवा देता हूं, इंक्लूडिंग चित्तौड़ वाला। ठीक है, तो इसी कक्कुक के अंदर ही आप सब हेडिंग लगा लीजिए कि राजस्थान के प्रमुख जय स्तंभ या विजय स्तंभ। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख जय स्तंभ या विजय स्तंभ। इसमें फर्स्ट नंबर राजस्थान का सबसे पुराना जय स्तंभ, तो राजस्थान का सबसे पुराना जय स्तंभ या विष्णु स्तंभ है बयाना, भरतपुर में। बयाना कहां पड़ेगा? भरतपुर में। और ये किसके समय का है? समुद्रगुप्त के समय का है। किसके समय का? समुद्रगुप्त, गुप्त काल का है। ठीक है, सेकंड नंबर अभी हमने पढ़ ही लिया कक्कुक वाला। तो नंबर 2 पे राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना जय स्तंभ या विष्णु स्तंभ कहां पर हमको देखने को मिलेगा? सॉरी, ये विजय स्तंभ नहीं होगा, विष्णु स्तंभ होगा, विष्णु स्तंभ। ठीक है, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना वही घटियाला गांव, मंडोर, जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान का तीसरा सबसे पुराना जय स्तंभ या विष्णु स्तंभ वो पड़ेगा चित्तौड़ में।
चित्तौड़, ठीक है। और ये किसका डलवाया हुआ है? कुंभा वाला अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, कुंभा में पढ़ेंगे इसको। नंबर 4 राजस्थान का चौथा सबसे पुराना जय स्तंभ हो जाएगा आहुआ। 1857 की क्रांति में इसको पढ़ेंगे आहुआ पाली, ठीक है। और नंबर 5 हो जाएगा राजस्थान का 5वां सबसे पुराना जो विष्णु स्तंभ या जय स्तंभ है वो है जैसलमेर में, ठीक है। तो ये मैंने 5 आपको जय स्तंभ या विष्णु स्तंभ है वो नोट डाउन करवा दिए, ठीक है। आराम से इसको नोट डाउन कर लेना, नहीं तो आपको नीचे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए हुए। तो ये था कक्कुक। कक्कुक के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है, इतना पढ़ लो, इसके बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। फालतू की चीजें पढ़ने का देखो ज्यादा मतलब नहीं है। आप इतना सारा मटेरियल लेके बैठ जाओ, ठीक है, 10-10 किताबें ले लो, लेकिन उसको पढ़ नहीं रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट करेगी, ठीक है। तो कक्कुक हो गया। नंबर 3 होगा देवराज। ये कक्कुक का भाई था, वैष्णव भक्त था। नंबर 3 देवराज। इसका भी शासनकाल वो क्लियर नहीं है, विवादित है, इसलिए इसको मैं नहीं लिखवा रहा। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, न कोई आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देवराज कौन था? यह है कक्कुक का भाई था, ठीक है। उज्जैन को अपना केंद्र बनाया, ठीक है। वैष्णव धर्म का अनुयायी था, विष्णु जी का भक्त था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वराह लेख में इसे देशभक्त कहा गया है, देशभक्त कहा गया है। देखो नए नए क्वेश्चन हैं, यहीं से उठ सकते हैं कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक को देशभक्त कहा गया है, तो देवराज। अब आजकल इस टाइप के देखो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब वो जो ट्रेडिशनल जीके आया करती थी वो नहीं आ रही है, आजकल यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको देखो डीपली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेपर ऊपर से जाएगा, फिर एग्जाम में सोचोगे पढ़ते कुछ है आता कुछ है। एक बार विश्वास रखो, जो नोट्स आपको करवाए जा रहे हैं इसको ढंग से करो, वीडियो को बिना स्किप किए देखो और आराम से देखो इसको, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। आप पीछे के पेपर उठा के मिला लेना, आगे जो भी पेपर आएंगे वो मिला लेना, क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। तो देवराज के बारे में ये 4 बातें याद करनी है। इसके बाद में 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे वत्सराज, जो काफी इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश का, ठीक है। इसको मिटाते हैं एक बार, तो वत्सराज थोड़ा सा लंबा जाएगा। फोर्थ नंबर जो शासक है वो है वत्सराज। वत्सराज का जो 795 तक, 783 टू 795 ईस्वी तक, ठीक है। अगर वत्सराज की बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है, वत्सराज को, ठीक है। वत्सराज की उपाधियां आपको ध्यान रखनी है। इसमें से रणहस्तिन की जो उपाधि है वो एग्जाम में हजारों बार पूछी गई है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी, तो वत्सराज। वत्सराज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर इसको धीरे धीरे करते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहली लाइन ही होगी गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला पराक्रमी शासक, वो तो नागभट्ट, ठीक है। वास्तविक संस्थापक
गुर्जर प्रतिहार वंश का पूछा जाए तो वत्सराज। और किसका टाइम स्वर्ण काल था, तो वो आएगा मिहिर भोज। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे मैं लिखवा रहा हूँ लाइन टू लाइन, हर लाइन में से क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। इसकी उपाधियों की बात की जाए, ठीक है, अगर इसकी उपाधियों की बात की जाए तो इसकी उपाधि हो जाएगी रणहस्तिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार ये पूछी गई कि रणहस्तिन की उपाधि किसने धारण की। नंबर 2 सम्राट। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला पहला गुर्जर प्रतिहार शासक। नया क्वेश्चन कि वो कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसने सर्वप्रथम सम्राट की उपाधि धारण की, तो आपको ध्यान रखना है वत्सराज का। नंबर 3 आपको इसकी जो उपाधि है वो ध्यान रखनी है जयवरा। जयवरा, ठीक है। सम्राट के साथ में ये लाइन आप ध्यान रख लेना कि सर्वप्रथम यह उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक। सबसे पहले प्रतिहारों में सम्राट की उपाधि इसी ने ही धारण की थी। ठीक है, उपाधियों की बात हो गई। अब वत्सराज के दरबारियों की बात करें तो वत्सराज के दरबारी, इसके 2 दरबारी बहुत ज्यादा फेमस थे। पहले तो हैं जिनसेन सूरी। जिनसेन सूरी, देखो जिसके आगे सूरी लग जाए वो जैनी होते हैं। जिनसेन सूरी और उद्धोतन सूरी। जिनसेन सूरी और उद्धोतन सूरी। जिनसेन सूरी का जो ग्रंथ है उसका नाम है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण। और ये जो हरिवंश पुराण ग्रंथ है, इस हरिवंश पुराण ग्रंथ के अंदर वत्सराज को उज्जैन का शासक बताया गया है। ठीक है, और जो उद्धोतन सूरी है, उद्धोतन सूरी के ग्रंथ का नाम है कुवलय माला ग्रंथ। उद्धोतन सूरी के ग्रंथ का नाम है कुवलय माला ग्रंथ। कुवलय माला ग्रंथ की क्या विशेष बात है, तो इसमें 18 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। और सर्वप्रथम मरु भाषा का जो उल्लेख आता है वो इस कुवलय माला ग्रंथ में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहीं पर इसके साथ ही मैं लिख देता हूं कि इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। इसी में मिलता है, इसी में मतलब कुवलय माला में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई इसके दरबारियों की बात। अब हम बात करेंगे आगे वत्सराज के निर्माण कार्यों की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं दौलतपुर और ओशिया अभिलेख। दौलतपुर और ओशिया अभिलेख ये बताते हैं कि वत्सराज ने मध्य भारत पर अधिकार किया था। मध्य भारत में एक भंडी जाति रहती थी, भंडी जाति को पराजित करके इसने मध्य भारत पर अधिकार किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो यहीं पर एक बात और लिख लेते हैं कि दौलतपुर एवं ओसिया अभिलेखों के अनुसार वत्सराज ने भंडी जाति को पराजित कर वत्सराज ने भंडी जाति को पराजित कर मध्य भारत पर अधिकार किया था। मध्य भारत पर अधिकार किया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे वत्सराज के निर्माण कार्यों की।
तो इसी में वत्सराज में ही सब हेडिंग लगा लो कि वत्सराज के निर्माण कार्य। वत्सराज के निर्माण कार्य। ठीक है, इसके दो निर्माण कार्य हैं। पहला है सरोवर का निर्माण, सरोवर का निर्माण, और नंबर 2 महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण, महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण। ठीक है, ये दोनों निर्माण कहाँ कराए गए? तो ये दोनों निर्माण ओसिया, ओसिया से है ये, ओसिया जोधपुर में करवाए। ठीक है, महावीर स्वामी मंदिर जैन धर्म को समर्पित मंदिर है। इसके साथ में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यह है उत्तर भारत का, यह है उत्तर भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, उत्तर भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। कौन सा? महावीर स्वामी मंदिर। ठीक है, वत्सराज के निर्माण हो गए। अब देखो हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं वत्सराज के बारे में। तो देखो ये इंडिया का पोर्शन है, ये जो एरिया पड़ता है राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, उज्जैन तक का एरिया, ये एरिया क्या किसका अधीन था? तो ये था प्रतिहारों के अधीन, गुर्जर प्रतिहारों के अधीन। यहां बंगाल का जो एरिया पड़ता है ये एरिया अधीन था पाल वंश के। ठीक है, और नीचे पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो एरिया है ये अधीन था राष्ट्रकूटों के। ठीक है, बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कन्नौज। ठीक है, और कन्नौज में इस वक्त वंश था आयुध वंश। ठीक है, अब देखो इन चारों के बीच में, मेनली इन तीनों के बीच में, ये तो खिलौना था, कुछ नहीं था, साइड हीरो था ये तो। ठीक है, जो तीन मेन पात्र थे इस पूरी कहानी में वो ये है। ठीक है, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। देखो कन्नौज जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ एरिया है, तो भू राजस्व यहाँ से टैक्स मतलब लगान जो है यहाँ से बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसके अधिकार को लेकर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, कभी ये इसको हमला करके हराता, ये आता इसको हराता, ये चला जाता, ये आपस में लड़ते, तो एक दूसरे से ये लड़ते रहते थे और इनके बीच में काफी सारे युद्ध हुए। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर जो पहली और अंतिम विजय हुई वो किसकी हुई? वो गुर्जर प्रतिहारों की हुई। ये आपको ध्यान रखना है। कन्नौज को लेकर ये त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली और अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई। पात्र कौन कौन थे देख लो, प्रतिहार पाल वंश बंगाल का, राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र का, आयुध वंश कन्नौज का। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? वत्सराज था। वत्सराज ने कन्नौज पर हमला किया। कन्नौज पर हमला करके इसने यहां पर आयुध वंश का शासक था जिसका नाम था इंद्रायुध। आयुध वंश का शासक था इंद्रायुध। इंद्रायुध को इसने पराजित कर दिया। किसने? वत्सराज ने पराजित कर दिया। ठीक है, इंद्रायुध को पराजित किया तो पाल वंश का उस वक्त जो शासक था वो था धर्मपाल। धर्मपाल साहब को गुस्सा आ गया। धर्मपाल साहब बोले अरे कन्नौज पे तो मेरी नजर थी, आप कन्नौज कैसे हमला करोगे? तो इसने हमला किया कन्नौज पर। ठीक है, तो वत्सराज ने धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। ठीक है, अब ये यही कन्नौज में बैठा है। तो यहां पर राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम था ध्रुव फर्स्ट। ध्रुव फर्स्ट ने हमला किया कन्नौज पर
और वत्सराज अब की बार राष्ट्रकूट शासक से पराजित हो गया और पराजित होकर इसको पीछे हटना पड़ा। ठीक है, तो पहले संघर्ष में कुछ समय के लिए इसने कन्नौज पर अधिकार किया था, लेकिन फिर इसको पराजित होना पड़ गया। तो ये पूरी कहानी है, इसी को अब हम नोट डाउन करने वाले हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसको लेकर हुई थी? कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुई थी। ठीक है, तो इस संघर्ष में वत्सराज ने इंद्रायुध, इंद्रायुध कौन था? आयुध वंश का था शासक, इंद्रायुध को पराजित किया, इंद्रायुध को पराजित किया। ठीक है, पाल शासक धर्मपाल, बंगाल के थे ये, धर्मपाल को पराजित किया, परंतु राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक ध्रुवफष्ट से पराजित हो गया। ठीक है, पराजित हो गया तो इसको वापस से लौटना पड़ा। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला शासक वत्सराज था। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली विजय प्राप्त करने वाला प्रतिहार शासक कौन सा था? तो वत्सराज। और अंतिम और लास्ट विजय प्राप्त करने वाला शासक तो नागभट्ट सेकंड, यानी कि आम, उसका एक नाम आम भी मिलेगा आपको, उपनाम है उसका। ठीक है, तो ये उससे पराजित हो गया। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके शासनकाल में 3 प्रथाएं चलती थी, सती प्रथा, नियोग प्रथा और देवदासी प्रथा। ठीक है, तो वत्सराज के काल में सती प्रथा, नियोग प्रथा, सती प्रथा आपको पता ही है। नियोग प्रथा क्या होती है? तो जैसे बड़े भाई की अगर मृत्यु हो गई तो उसकी जगह उसकी जो विधवा पत्नी, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी जो विधवा पत्नी है उसकी शादी अन्य कोई रिश्तेदार से या छोटे भाई से करवा दी जाती थी, तो इसी को नियोग प्रथा कहा गया है। ठीक है, नियोग प्रथा और देवदासी प्रथा प्रचलित थी। वली प्रबंध लेख जो है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। तो वत्सराज के काल में ये 3 प्रथाएं प्रचलित थी। तो वत्सराज हमारा इतना ही था। वत्सराज के बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो आता है नागभट्ट सेकंड। तो अगली जो 5th नंबर शासक आ रहा है आपके सामने वो है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड, इसका एक अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेगा, आम। एक इसका आम नाम भी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो शासनकाल है वो 795 से 833 ईस्वी तक का है। ठीक है, नागभट्ट के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी सबसे पहले उपाधियों की बात कर ली जाए नागभट्ट की, कौन था? तो यह है नागभट्ट के पिता की बात की जाए तो इसका पिता वत्सराज,
माता सुंदर देवी, सुंदर माता है इसकी सुंदर देवी। ठीक है। नागभट्ट की उपाधियों की बात की जाए, भाई ये उपाधियां बहुत रखते थे, उपाधियां आपको याद रखनी है। उपाधियों की बात की जाए तो पहली उपाधि एकदम छोटी सी है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, छोटी सी है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। ठीक है। दूसरी अगर इसकी उपाधि की बात की जाए तो इसकी उपाधि हो जाएगी तुरुस्क विजेता, तुरुस्क, तुरुस्क विजेता। नंबर थर्ड अगर इसकी उपाधि की बात करें तो वत्स विजेता। फोर्थ नंबर मत्स्य विजेता, मत्स्य जनपद पढ़ा था ना, मत्स्य विजेता। और कर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कर्ण, कर्ण इसको ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। देखो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की जो उपाधि है इसको बकुला अभिलेख में मिली गई है, बकुला अभिलेख। इतना देखो डीपली नहीं पूछा जाएगा, फिर भी लिखवा देता हूं ताकि आपको कोई बुक वगैरह की जरूरत ना पड़े, केवल ये नोट्स पढ़ लो, इसी नोट्स से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी है, कंफर्म है। बकुला अभिलेख, कर्ण इसको किसमें बोला गया है तो ग्वालियर प्रशस्ति में बोला गया है, ग्वालियर प्रशस्ति में बोला गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नागभट्ट की विजयों की, नागभट्ट की विजयों की बात करेंगे। तो देखो वही ठीक है, यहां पर कौन बैठे हैं, प्रतिहार, राजस्थान मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, उज्जैन। ठीक है। इधर है महाराष्ट्र में कौन है, राष्ट्रकूट, और यहां पर है पाल वंश, बंगाल में पाल वंश। ठीक है। अगर राष्ट्रकूटों में बात करें तो यहां का शासक था गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड। ठीक है। कन्नौज में वही आयुध वंश है जिसका शासक है चक्रायुध, चक्रायुध। ठीक है। पाल वंश में वही धर्मपाल ही है अभी, और प्रतिहार में पता ही है कौन बैठा है, नागभट्ट सेकंड बैठा है। ठीक है। तो नागभट्ट जो है ये गोविंद थर्ड से युद्ध में पराजित हो जाता है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड से युद्ध में पराजित हो जाता है। ठीक है। गोविंद थर्ड जो है चक्रायुध को कन्नौज सौंपकर वापस से महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है। क्योंकि इसको साउथ से कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है। तो ये वापस से महाराष्ट्र आ जाता है। नागभट्ट फर्स्ट सेकंड को मौका हाथ लगता है, ये चक्रायुध पर हमला करता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। अब की बार इसका अधिकार जो है वो परमानेंट हो गया। ठीक है। पाल वंश का शासक धर्मपाल फिर जोश में आ जाता है, ये हमला करता है नागभट्ट के ऊपर, कन्नौज में मार घमागम होती है। ठीक है। तो यहां से ये क्या करता है, यहां से वापस जाता है, वापस जाता है तो नागभट्ट सेकंड इसके पीछा करता है, पीछा करते हुए धर्मपाल की जो राजधानी थी मुद्रगिरी यानी कि मुंगेर, बंगाल के अंदर पड़ती है, मुंगेर पर जाकर अधिकार कर लेता है। ठीक है। तो ये इसकी मेन बातें होगी। अब हम इसी को लिखेंगे कि नागभट्ट की प्रमुख विजय कौन सी है या नागभट्ट के युद्ध। तो अगली आपको हेडिंग लगानी है नागभट्ट सेकंड के युद्ध। नागभट्ट सेकंड के युद्ध।
नागभट्ट सेकंड के युद्ध। तो पहला राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड से पराजित हुआ। ठीक है। नंबर 2, कन्नौज के शासक चक्रायुध, आयुध वंश वाले है चक्रायुध, इंद्रायुध का ही है। ठीक है, चक्रायुध को पराजित किया। तथा कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब की बार कन्नौज पर इनका परमानेंट अधिकार हो गया है, कन्नौज ही अपनी राजधानी बना लेंगे ये। ठीक है। नंबर 3 अगर हम बात करें तो इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल को पराजित कर उसकी राजधानी मुद्रगिरी यानी कि मुंगेर पर अधिकार कर लिया। टाइम में जो पड़ोसी राजा थे वो उससे इतना ज्यादा डरते थे कि उसके बारे में ये लिखा गया है कि नागभट्ट सेकंड जो है इसके मतलब ये इस प्रकार की एक अग्नि है जिसकी तरफ आंध्र, विदर्भ, काठियावाड़ के शासक पतंगे बने हुए खींचे चले आते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आग होती है, आग में पतंगे आके गिरते हैं, उसी तरह नागभट्ट क्या है, एक आग है और ये पतंगों की तरह उसमें आकर गिरते हैं। ये कथन नया है, इसको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार, अभिलेख प्रशस्ति में अंतर होता है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं, जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं उसी प्रकार आंध्र, विदर्भ, उसी प्रकार आंध्र, विदर्भ, सिंधु मालवा, कलिंग के शासक, सिंधु मालवा कलिंग के शासक नागभट्ट सेकंड की ओर खींचे आते हैं। ये शासक नागभट्ट सेकंड की ओर खींचे आते हैं, ठीक है। नागभट्ट के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि इसने जीवित जल समाधि ली थी। नागभट्ट ने भी जीवित जल समाधि ली थी, एक झोटपट्टीहार ने ली थी और एक इसने भी ली है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नागभट्ट ने जीवित जल समाधि ली थी। ठीक है, तो नागभट्ट के बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि बलपूर्वक कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया इसने। एक बात और रह गई है, ये भी नोट डाउन कर ही लो। जब इतना नोट किया है तो थोड़ा सा ये भी कर लो। देखो RS लेवल का करवाया जा रहा है तो ऐसे डीपली करवाया जाएगा। अगली हेडिंग लगा लो, नागभट्ट सेकंड की
बलपूर्वक विजय, या ऐसे क्षेत्र जहां पर नागभट्ट सेकंड ने बलपूर्वक अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा काठियावाड़। काठियावाड़, काठियावाड़ कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, सेकंड नंबर किरात, किरात पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। नंबर थर्ड आपको ध्यान रखना तुरुस्क, तुरुस्क विजेता, इसकी उपाधि भी है तुरुस्क। तुरुस्क कहां पड़ता है? तो पश्चिमी भारत का मुस्लिम राज्य है, पश्चिमी भारत का मुस्लिम राज्य। ठीक है, वत्स, वत्स पे भी इसने अधिकार किया है, वत्स विजेता कहा गया है। तो वत्स ये पड़ता है कोसांबी, कोसांबी यूपी उत्तर प्रदेश। और पांचवा हो गया मत्स्य, मत्स्य विजेता भी कहा है, तो मत्स्य पे भी इसने बलपूर्वक अधिकार किया। मत्स्य जनपद कहाँ है? पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो देखो आज का टॉपिक यहां तक ही रहेगा। इसके बाद में नागभट्ट सेकंड के बेटे की रामभद्र की बात करेंगे। निर्बल शासक था, 3 साल रहा। ठीक है, उसकी हत्या उसका बेटा मिहिर भोज कर देगा। मिहिर भोज सबसे महान शासक इस वंश का, पितृंता शासक भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये सब हम अब हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, होप आज तक का आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आप लोग भी इसी प्रकार नए नए नोट्स आपके सामने आते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स याद करने पड़ेंगे, तभी पास होगे। ओके, बाय बाय।